सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन। अब इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन उस केस में निकालना है। मतलब देखो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हम ये लेके चले थे ना, कर्ली स्क्वायर यू बाय में कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू बाय में कर्ली टी स्क्वायर, यही लेके चले थे ना हम, ठीक है। अब उसने कहा है इसका सॉल्यूशन हमने क्या मानना था, हमने मान लिया था इसका सॉल्यूशन यू एक्स टी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स कैपिटल टी फंक्शन ऑफ टी। और कंडीशन अब हम क्या करेंगे, उसने कहा सेटिस्फाइंग द कंडीशन, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वो कंडीशन हम देखो क्या लेके चले, एक्स डिस्टेंस है टी टाइम में। तो देखो हमारे पास कोई भी पार्टिकल अगर मूव करना स्टार्ट करता है, पहले तो वो इनिशियल जीरो से स्टार्ट करता है ना, फिर वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है। हमने मान लिया एक्स, जब हमारे पास डिस्टेंस जीरो था और एक बार हम डिस्टेंस ले लिया, उसने कवर कर लिया ए डिस्टेंस, ए था, टी को टी ही रहने दो, उस केस में हमने ये वैल्यू क्या मान ली, जीरो। ये कंडीशन माना ली एक कंडीशन हमने बना ली, जब एक्स को तो हमने एक्स रहने दिया, टाइम को जीरो मान लिया हमने, उस केस में हम इसको लेके चले हैं एफ ऑफ एक्स, ये कंडीशन ले ली। बस अब हम इन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास कंडीशंस है, तो देखो फ़र्क क्या आएगा, जब पहले वाला आर्टिकल था ना उसमें देखो जैसे आंसर आता था इस फॉर्म में आता था, अब हमारे पास क्या है, कंडीशन है, तो हम ये कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकेंगे ना, बस ये फ़र्क आएगा। तो देखो वही सेम सारा प्रोसीजर वही करेंगे। देखो पहले आर्टिकल में हम यहाँ से लेके चले थे ना, ऐसे 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 हमने सारा किया था, केस 1 पे आए थे हम, के ग्रेटर जीरो लिया था, सेम वही के ग्रेटर जीरो लेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, सेम सारा वही। देखो केस वन करते करते देखो हम यहाँ पहुँच गए ना, यू एक्स टी इज इक्वल टू ये आ गया था, केस 1 से हमारा यही आया था ना। अब हम क्या करेंगे, कंडीशंस का यूज़ करेंगे और इन कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, देखो कंडीशंस हमें क्या क्या दे रखी है, देखो एक बार दे रखा है यू जीरो टी, पुट करने से ये जीरो बन जाएगा, यू ए टी पुट करने से भी ये जीरो बन जाएगा। तो देखो हम कंडीशन लेके चले हैं यू जीरो टी इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन लेके चले हैं। तो देखो इस कंडीशन में क्या है, देखो ये कंडीशन लेके चले हम, पहले एक्स की जगह जीरो रखना है हमने, टी की जगह टी ही रहने दिया है। देखो एक्स की जगह क्या रख दो, जीरो रख दिया, टी की जगह टी ही रहने दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालो, देखो यहाँ पे भी जैसे ही एक्स को जीरो पुट करोगे, ई की जीरो 1, खाली C1 बचेगा, जैसे यहाँ पे पुट करोगे ई की जीरो 1, C1 प्लस C2 रह जाएगा, सिर्फ C1 प्लस C2 इंटू में C3। हमें तो सी को एक्स को जीरो रखना था, टी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब देखो और इसकी वैल्यू हम लेके क्या चले, यू जीरो टी की वैल्यू जीरो, यू जीरो टू हमारा क्या बन गया, C1 प्लस में C2 C3 ई सी पी टी प्लस C4 ई की माइनस सी टी, और इसकी वैल्यू है यू जीरो टी की वैल्यू क्या है, जीरो। तो अब देखो यहाँ से इन दोनों चीज़ों की प्रोडक्ट क्या आ रही है, जीरो, मतलब कि या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा या फिर दोनों ही जीरो होंगे। तो हम मान के चलें ये जीरो लगा लो, C1 प्लस C2 को जीरो लिया, तो यहाँ से C2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का C1, मतलब मान लो अगर C1 जीरो होगा तो C2 भी जीरो हो जाएगा, C1 1 होगा तो C2 क्या हो जाएगा, -1, ऐसे ही चलेगी ना वैल्यूज़। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, x को a मान लो, t को t ही रहने दो, तब भी फंक्शन जीरो ही रहेगा। तो देखो x की जगह a पुट कर दो, u a, t की जगह t, वैल्यू क्या है हमारी, जीरो पुट कीजिए भाई, x की जगह a पुट करो, C1 e a p एज इट इज़, a की जगह x की जगह a प्लस C2 e की माइनस ए पी, टी की जगह टी ही रहने देना, ये दो कंडीशन आ गई हमारे पास। देखो और वैल्यू क्या है इसकी, जीरो। तो देखो दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब एक जीरो रहा होगा या ये जीरो रहा होगा या दोनों जीरो रहे होंगे। हम मान के चले, मान लीजिए ये टर्म जीरो है, C1 ई की ए पी प्लस C2 ई की माइनस ए पी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ से C2 की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, माइनस का C1, तो देखो इसकी जगह पुट करो, ये C1 ई की ए पी एज इट इज़, C2 की जगह C2 की वैल्यू पुट करो, माइनस का C1 ई की माइनस ए पी इक्वल टू जीरो। तो देखो दोनों में से C1 कॉमन आ गया, बचा ई की ए पी माइनस के ई की माइनस ए पी इक्वल टू जीरो। अब देखो इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो, मतलब या तो ये जीरो रहेगा या ये जीरो। अब देखो अगर C1 को हम जीरो ले लें, C1 को जीरो लेंगे तो अभी भी देखो C2 इक्वल टू माइनस C1 आया था, अगर C1 को जीरो लूँगी तो C2 भी जीरो बन जाएगा, तो इसका मतलब तो क्वेश्चन का पूरा आंसर जीरो ही आ जाएगा, तो वो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन को जीरो होना पड़ेगा, ई की ए पी माइनस ई की माइनस ए पी इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करो, देखो ई की ए पी एज इट इज़, माइनस की ये इधर माइनस का उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा ई की माइनस ए पी। अब देखो ई की ए पी, इसको इधर ले आओ अपोन में, ई की माइनस ए पी अपोन में आ गया, इक्वल टू क्या रह गया, सिर्फ यहाँ पे जीरो, जीरो रह गया ना, ये तो इधर आ गई, सॉरी 1 हो गया, 1 रह गया, ये इधर आ गई। अब देखो बेस सेम है, पावर डिवाइड में क्या हो जाएंगी, माइनस ए पी में से माइनस का ए पी माइनस करो तो क्या हो जाएगा 2 ए पी,
1 को आप e की 0 लिख सकते हो ना, किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो e की 2ap इक्वल टू e की 0, तो 2ap की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ से 2ap में से जब देखो 2 तो 0 है, हो नहीं सकता, a 0 हो नहीं सकता क्योंकि गिवन है हमारे पास, कंडीशन है ना, a तो हमारे पास कोई पॉइंट था ना 0 से a तक का, 0 से a तक ये तो डिस्टेंस है, तो 0 हो नहीं सकता, दैट मीन्स p को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन p तो 0 नहीं हो सकता, हम लेके चले थे कि p नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये हमारे पास सॉल्यूशन नहीं बना, ये केस रिजेक्ट हो गया। अब k इक्वल टू 0 का केस लेके चलो, देखो पहले वाले आर्टिकल पे आओ, जब k इक्वल टू 0 लिया था तो हमारे पास आंसर क्या आया था, u एक्स टी इज इक्वल टू c5x प्लस c6 c7t प्लस c8, ये आया था ना हमारे पास। इसको सोल्व करके सीधा सीधा हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ये आया था, ये आ गया। अब कंडीशन यूज़ करो, इसमें भी सेम वही, x की जगह 0 पुट करो, t की जगह t रहने दो, इसमें भी कंडीशन पुट करना। देखो यहाँ से ना c6 और c5 दोनों 0 आ जाएंगे, तो ये तो ट्रिवियल केस हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट। नेक्स्ट k लेस देन 0 जब आप लेके चले थे तो आपके पास रिजल्ट क्या आया था, c9 cos px प्लस c10 sin px, c11 cos pct प्लस c12 sin pct, तो ले लो हमारे पास ये आ गया था रिजल्ट। अब इसमें भी कंडीशंस पुट करो भाई, एक बार x को 0 लो और t को t रहने दो, तब तो c9 0 बन गया हमारा। एक बार x को a रखो और t को t रहने दो, तब हमारे पास ये कंडीशन बन गई। अब इस कंडीशन पे देखो c10 sin p 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो हम लेके चले c10 sin p इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों के प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये, अगर ये 0 होगा तो ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि देखो c9 तो 0 आएगा, ये भी 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग 0, पूरा सोल्यूशन 0 हो जाएगा, दैट मीन्स साइन पी ए को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो साइन 0 कहाँ होता है एन पाई पे, तो पी ए की वैल्यू क्या आ गई एन पाई, पी ए को कौन मिले जो पी इक्वल टू एन पाई ए। अब पुट करो तो हमारे पास आ गया यू एक्स टी की जगह हमारे पास अब ये यू एन एक्स टी बन गया, क्योंकि एन की फॉर्म में आंसर आ गया, देखो पी एन की फॉर्म में आ गया, तो यू एन एक्स टी क्या बन गया, देखो c9 तो बन गया 0, c10 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकती है, आप मान लो 1 हो गई, साइन पी एक्स, साइन p की जगह p की वैल्यू एन पाई बाई ए एक्स एज इट इज, इंटू में c11 को ए एन बना लो, ए एन का नाम दे दो, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, ए एन लिख दिया, कोस सी टी एज इट इज़ पी की जगह एन पाई बाई ए, सेम यहाँ पे भी ऐसे c12 को बी एन का नाम दे दिया। क्लियर यहाँ तक। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है यू एक्स टी जो होता है समीशन ऑफ एन इक्वल, अगर एन की फॉर्म में आ गया तो यू एक्स टी क्या बन गया, समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन एक्स टी, ये आ गया। क्लियर। अब ध्यान से देखना, अब हमारे पास एक कंडीशन ये भी तो थी, जब x तो x रहता था और t ही रहता था, उस केस में हमारे पास इसकी वैल्यू आती थी f ऑफ x, तो ये पुट करो। अब देखो u x t की जगह क्या पुट करो 0, सॉरी t 0 रहता था, x x ही रहता था, तब ये क्या बन जाता था f x, मतलब जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 पुट कर दो। देखो साइन n पाई x बाई ए एज इट इज़ रहेगा, ए एन एज इट इज़, कोस जैसे ही t को 0 पुट करोगे कोस पाई कोस 0 तो क्या आ जाएगा 1, तो ये तो हट गया, सिर्फ ए एन बच गया। अगले केस में प्लस बी एन, साइन एन पाई सी, टी की जगह 0 पुट करो, साइन 0 तो क्या हो जाएगा 0, मतलब ये टर्म तो कैंसिल ही होगी, बची सिर्फ क्या यहाँ से कोस 0 भी 1 हो गया, बचा क्या सिर्फ ए एन साइन एन पाई एक्स बाई ए। अब देखो हम इस ए एन की वैल्यू देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ध्यान से हमने क्या किया, ये आ गई ना हमारे पास इक्वेशन, देखो ये रह गया ना हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन साइन एन पाई एक्स बाई ए। हमने दोनों तरफ क्या किया, एन पाई एक्स बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो एफ एक्स के साथ भी एन पाई साइन एन पाई एक्स बाई ए आ गया और इसके साथ भी आ गया। ध्यान से देखेंगे सभी, देखो ये एफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन साइन एन पाई एक्स बाई में ए, ये है ना। हमने क्या किया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया साइन एन पाई एक्स बाई ए से, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया ए एन, तो ये तो हो गया, एक तो है यहाँ पे, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई में ए, ये हो गया। फिर इंटीग्रेशन लगा दिया 0 से ए, 0 से ए, क्योंकि एक्स की लिमिट तो 0 टू ए ही वेरी करी है ना, ये आ गया। अब इसको सोल्व करो, देखो ए एन तो कॉन्स्टेंट से बाहर आ जाएगा, इसको सोल्व करो। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कोस ऑफ, लिख सकते हो ना इस तरह से, ठीक है। साइन स्क्वायर एन पाई, ये है ना साइन स्क्वायर एन पाई, देखो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है कोस 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई में 2, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस 2, थीटा की जगह क्या है